नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम, जो कि आपके 20 से 30 दिसंबर 2024 को टोटल 23 शिफ्ट में आयोजित हुआ है। आंसर के आने के बाद कुछ यहाँ पर मैंने समय लिया प्रूफ को ढूंढने में, और फाइनली आपके समक्ष साइंस और जीके के यहाँ पर, वैसे तो इस वीडियो में टोटल 50 के आसपास क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है वो डाउटफुल है, यानी आपके डाउट है और एक्चुअली वो आपके योग्य सवाल है नहीं। एक्चुअली वो क्वेश्चंस करेक्ट है लेकिन आपको लगता है कि रॉन्ग है, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। और साथ ही साथ ऐसे 100% रॉन्ग क्वेश्चंस जहां पर आपको आपत्ति बिल्कुल लगानी चाहिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। और पूरे क्वेश्चंस का यहाँ पर मैंने विश्लेषण कर लिया। आप सभी ने लगभग कुछ 150 के आसपास क्वेश्चंस भेजे थे डाउटफुल, उनमें से मैंने 50 क्वेश्चंस यहाँ पर फिल्टर कर दिए हैं प्रूफ सहित, और 50 में से भी आपत्ति वाले और कम है। तो प्रूफ सहित एनसीईआरटी के प्रूफ और गवर्नमेंट वेबसाइट के प्रूफ की अपन बात करेंगे, ताकि आपत्ति लगाते समय यदि एक सॉलिड प्रूफ हो ना तब काम आता है, नहीं तो वैसे ही कोई बता के चला जाए कि ये क्वेश्चंस गलत है, आपत्ति लगा दो। अपन शिफ्ट सहित बात करेंगे। जैसे जीके का ये सवाल जो 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का करंट अफेयर्स का बिल्कुल गलत है। इसमें आप गवर्नमेंट वेबसाइट का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। ये आप देख सकते हो, प्राणा cpcb.gov वेबसाइट, और इस पे ये पूरी पीडीएफ एक अपडेटेड है। इसमें यहाँ पर कैटेगरी नंबर 2 3 से 10 लाख, और 3 से 10 लाख आप कैटेगरी नंबर 2 देखेंगे तो फर्स्ट जो सिटी आती है वो फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश की सिटी है, और यहाँ पर फिरोजाबाद न करके इन्होंने आगरा करेक्ट किया, जो क्वेश्चन 3, इसका आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। इस टाइप से सभी क्वेश्चंस देखे उससे पहले अपने आप को देखने के लिए, खुद का आकलन करने के लिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ करें से, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर लो, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। चाहे ग्रुप डी की नेक्स्ट आप तैयारी करेंगे, एनटीपीसी की करेंगे, या फिर एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स आते हैं ना, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित लगभग यहाँ पर 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, इसी एक प्राइज में सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट। अभी यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लो, जिन्होंने नहीं किया रिन्यू भी करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी इस टीटीजी के कूपन कोड से एग्जाम जो ओरिएंटेड यहाँ पर कंटेंट रहता है, टेस्ट सीरीज रहती है, इंटरफेस रहता है, उसका फायदा उठा सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर एक बार सवाल दोबारा बता देता हूँ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में मध्यम आकार वाले शहरों की श्रेणी, मध्यम आकार में 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण फर्स्ट प्राइज यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश के किस सिटी को 2024 में। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वो प्रूफ में आप अटैच कर सकते हो, या फिर ये जो स्क्रीनशॉट है उस पीडीएफ से वो ले लेना, ये गवर्नमेंट के ही पीडीएफ है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और फिर इन्होंने क्राइटेरिया में 3 कैटेगरी बात की। अपन को 3 से 10 लाख वाला पूछा है, तो कैटेगरी 2 में आपको देखना है, और कैटेगरी 2 में, और जो इन्होंने सही आंसर आगरा माना है ना, आप देखेंगे ऊपर इन्होंने एक्चुअली आगरा मांगा है। आगरा यहाँ पर कैटेगरी 1 में 10 लाख से ऊपर आबादी वाले में करेक्ट है। यहाँ आप देखेंगे तो शुरुआत में ये कैटेगरी 1 में आगरा, ये आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये उत्तर प्रदेश का इनमें से पूछा है ना आपको, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सर्वोच्च यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, तो उत्तर प्रदेश का तो आगरा यहाँ पर मिला कैटेगरी 1 में, जो 10 लाख से ऊपर है। और कैटेगरी 2 देखेंगे ना, वो 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी है, और इसी कैटेगरी में यहाँ पर फिरोजाबाद टॉप पर है। कैटेगरी 3 में रायबरेली टॉप पर है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको प्रूफ अटैच करना है। एक और सवाल करंट का है, ये 24 दिसंबर के फर्स्ट सेट में पूछा गया है। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपको बता दूं, ये जो झारखंड द्वारा अगस्त 2024 में योजना शुरू की गई ना, उसका नाम है मुख्यमंत्री मैया मैया सम्मान योजना नाम है। आप झारखंड की ही वेबसाइट से आप देख सकते हो, ये झारखंड की .gov वेबसाइट पर, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में india.gov की वेबसाइट पर है मैया सम्मान योजना। ऐसा ये जरूरी कि महिलाओं के सम्मान के लिए, लेकिन योजना का नाम ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान, ये सभी माई स्कीम .gov पर भी अपडेट है, इंडिया गोविन पर भी, झारखंड गोविन पर भी। तो गवर्नमेंट वेबसाइट की अपडेट है, इसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो ऐसी कोई योजना है ही नहीं झारखंड में एक्चुअली। तो ये झारखंड का वैसे किस प्रकार से, बाकी आप सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको मिल जाएगा, सीधा झारखंड आंसर मिलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, और यही अगस्त 2024 में शुरू हुई थी, और इन्होंने आंसर जो झारखंड माना है, ये महिला सम्मान योजना इस प्रकार की है ही नहीं। तो ये प्रूफ आप अटैच कर सकते हो कि इस टाइप की कोई योजना है, इस नाम की अस्तित्व में ही नहीं है। बाकी देखिए, एक साइंस का सवाल आप देखेंगे 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? तो इस सवाल में हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है।
एक्चुअली सवाल जिन्होंने इन्होंने जो आंसर गैसीय अवस्था माना है ना, वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर्स आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेसिबल संपीड़ितता अधिक किसकी है, कौन सबसे अधिक संपीड़ित हो सकती है वो बात है। तो कौन, गैस हो सकती है, गैस में स्पेस ज़्यादा रहता है कणों के मध्य, वो ही होगी। और ठोस में तो ऑलरेडी सबसे कम स्पेस रहता है, तो सबसे अधिक संपीड़ित, अत्यधिक संपीड़ित, दिखने में तो संपीड़ित यही रहेगी ना ठोस। तो आप इंग्लिश का हिंदी का साथ में डाल सकते हो कि दोनों की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में इश्यू है। संपीड़ित का सेंस अलग होता है और कंप्रेसिबल का अलग होता है। और बाकी यहाँ पर इसका आंसर इस अकॉर्डिंग ठोस होना चाहिए, हिंदी के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इन्होंने करेक्ट दे रखा है। अब एक सवाल देखो 23 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का। 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मनु भाकर ने, वैसे हिंदी इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस सवाल में। और आंसर जो स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट जिसने एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीते, ये तो आंसर सही लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर है, नहीं है। इससे पहले तो अभिनव बिंद्रा गोल्ड भी जीत चुके हैं। ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज, ओलंपिक में स्वर्ण अब तक किसी भी महिला ने जीता ही नहीं है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली पहली एथलीट। अब सवाल को फिर से देखो, सवाल क्यों देखो फिर से, 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने, बात हो रही है केवल पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में, अब सवाल को समझो पूरा को, 2024 पेरिस ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन है। तो यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट एथलीट टू विन मेडल्स इन बोथ इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट, इंडिविजुअल और टीम दोनों में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पेरिस ओलंपिक 2000, नहीं भारतीय की बात ही नहीं हो, ओवरऑल कोई भी हो, कोई भी वर्ल्ड वाइड हो, व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में पदक जीता हो 2024 पेरिस ओलंपिक में। जब इसका सवाल देखते हैं ना, अभी विश्व वर्ल्ड में बात हो रही, तो वर्ल्ड में तो व्यक्तिगत और टीम में एक तो ये सिमोनी बाइल्स ने जीता है, टीम में भी जीता है, और व्यक्तिगत में तो गोल्ड भी लेके आई है, टीम में भी लेके आई है, तो ये हो जाएगा। एक है रेबेका एंड्राडे, एलेक्सी, मनु भाकर का भी नाम आता है। लेकिन एक्चुअली जो पूछा क्या है कि व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धा में पदक जीते पहली भारतीय, सबसे पहले किसने जीता, भारतीय नहीं ओवरऑल में सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइम स्टाम्प वगैरह सभी का चेक किया, तो मेरे को मनु भाकर का सबसे पहले ही दिखा। बाकी एग्जैक्टली डाटा कहीं पर भी ऐसा एक साथ नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा था मनु भाकर का, तो इन्होंने यहाँ पर इनकी इवेंट आप देखेंगे, बाकी इंडिविजुअल वाला तो 28 को ही जीत लिया था उन्होंने, 28 जुलाई को। यहाँ पर मिक्स्ड वाला इन्होंने जीता था ना, जो 13 तारीख को, सॉरी 30 जुलाई को, तो वो ये 30 जुलाई का जीता था इन्होंने एक पर। और यही 30 जुलाई वाला जो सिमोने वाला था ना, वो उन्होंने टीम वाला, टीम इवेंट थी, यूएस की खिलाड़ी टीम में थी, रात्रि को जीता 9:45 पर, जो सिमोनी बाइल्स नाम है इनका। बाकी इन्होंने तो सभी ने, मैंने चेक किया, बाद में जीता। इस अकॉर्डिंग तो मनु भाकर इसमें जाना चाहिए करेक्ट। फिर ऐसे देखो तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। 2024 पेरिस ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाला पहला एथलीट कौन निकला है। लेकिन जब इस सवाल को इस सेंस में अपन देखें कि फर्स्ट एथलीट टू विन मेडल्स इन बोथ इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट, यानी अब तक का फर्स्ट होता तो यहां पर इन एनी ओलंपिक की बात होती। लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में फर्स्ट, 2024 स्पेशली मेंशन कर दिया ना सवाल, तब दिक्कत हो गई इसमें 2 ऑप्शंस की, ठीक है। तो यहां पर 2 ऑप्शन एक्चुअली फंस रहे हैं। इस सवाल को मैंने रिसर्च करने में या फिर प्रूफ ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया, फिर भी ऐसा कोई सॉलिड एक साथ कोई प्रूफ मिल जाए ऐसा मिला नहीं। तो आप भी बता देना यदि आपने कहीं से देखा इसका एग्जैक्टली। एक सवाल है जो एएलपी वगैरह एग्जाम में भी आया था, और उसमें आपको ऑलरेडी बताया था, फिर भी पता नहीं आपने गलती कर दी। 28 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का सवाल है, और ये सवाल आ चुका है, एग्जाम होने से पहले आ चुका है, उसकी आंसर की भी आ गई थी, और आप सभी को बताया था। कैंडिडेट आपत्ति लगा रहे थे, तो वो वीडियो ही नहीं देखा आपने, और गलतियां यहाँ पर की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने ये सवाल बहुत बार भेज दिया। समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तरजीविता, ध्यान देना, उत्तरजीविता के लिए समय के साथ दे रखा है इन्होंने। समय के साथ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि वेरिएशंस, विविधता आती है ना, उसके साथ अपने आप को बदलना पड़ता है, तो विभिन्नता ही करेक्ट होगा। प्रजनन, अब आप देखिए 2 ऑप्शन में फंसे हुए, विभिन्नता और जनन। इस सवाल को समझिएगा
किसी प्रजाति में विविधता या विभिन्नता का वो एक ही बात है, समय के साथ उसकी जीवित रहने की क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आनुवांशिक विविधता प्रदान करती है जो प्रजातियों को बदलते पर्यावरण, बीमारियों से लड़ने और प्राकृतिक चयन, पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप के शरीर में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप उत्तरजीविता लंबे समय तक कैसे अस्तित्व में रहेंगे, आप तो खत्म हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां कैसे रहेगी यदि आप बदलाव नहीं करेंगे। प्रजनन है ना, नए जीवों को पैदा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक जीवित रहने के लिए प्रजनन के दौरान उत्पन्न विविधता, लंबे समय के लिए विविधता जरूरी है। ध्यान देना, प्रजनन तो पैदा कर देगा लेकिन लंबे समय तक वो पैदा करते ही खत्म हो जाएगा तो अस्तित्व कैसे रह पाएगा। तो अपने आप की विभिन्नता ही काम आएगी ना वहां पर। और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, मैंने यहाँ पर प्रूफ अटेंशन नहीं किया क्योंकि रॉन्ग है ही नहीं। 128 की फर्स्ट शिप का देखो, किसी एक कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है। इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है। तो लेशमानिया करेक्ट दे रखा, पता नहीं कैंडिडेट ने काफ़ी बार इस सवाल भेजा है तो आपको बता देता हूँ। लेशमानिया के बारे में एनसीईआरटी में स्पष्टली मेंशन कर रखा है, यहाँ आप देखेंगे। लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान, ये चाबुक वाला बात हो रही है, कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती है, ठीक है, कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती है। एक कोशिकीय जीव हैं और ये ऐसे जीव में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो यही तो बात हुई है, इस संरचनाओं में संबंध में द्विधारी यानी द्विखंडन एक निर्धारित तल से तो होता है। तो लेशमानिया में है, और कौन सा इसमें है, और किस में होता है जिसमें चाबुक जैसी संरचना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्धारित तल से तो और में भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना चाबुक जैसी संरचना भी होनी चाहिए, तो वो लिस्मानिया। तब यहाँ पर आप पूरे सवाल ही नहीं देखते हो। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कॉप जल का निर्माण, भाई जल का निर्माण संयोजन नहीं है। H2O2 H2, कोयले का जलना, अब कोयले का कार्बन के साथ O2 की रिएक्शन होगी तभी तो CO2 बनेगा, संयोजन हो रहा है ना। कॉपर सल्फेट और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण, कॉपर सल्फेट और आयरन करेंगे तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा, अधिक अभिक्रियाशील है, तो उस केस में क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं है क्या, संयोजन है क्या? यही तो पूछा है, कौन सी उदाहरण नहीं है संयोजन का। तो इसमें क्या डाउट आ रहा है मेरे को समझ में। बिना बुझे हुए चूने का बुझे हुए चूना में, तो जल से अभिक्रिया करेंगे तो वो तो हो जाएगा ना CEO का H2O से, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो बिल्कुल करेक्ट है। कैंडिडेट पता नहीं काफी कैंडिडेट भेजते, तब मैं आपके समक्ष सवाल लाता हूँ। ये हो चुका है अपना ये सवाल देखो, 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखो कौन सा कथन सही है। परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। परिपक्वता के समय यानी मैच्योरिटी जब हो जाती है या चल रही है, मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। शारीरिक वृद्धि की बात हुई है, शारीरिक वृद्धि यानी शरीर की ऊंचाई वगैरह का बढ़ना। शारीरिक वृद्धि कहाँ पर होती है? परिपक्वता के समय नहीं, ये तो किशोर के बाद की अवस्था है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होती है। किशोरावस्था यानी लगभग जो अपनी अवस्था है 11 साल से या 12 साल से 18 साल तक, उस समय शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होती है और परिपक्वता के समय तो मंद होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत ये हो रही है कैंडिडेट का ये मानना कि प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिकाओं को एक साथ जोड़ना पड़ता है। ये सोच रहे कि ये भी करेक्ट है, नहीं है भाई, गलती। आप देखो यहाँ पर ये ऑप्शन देखो, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जर्म सेल फ्रॉम वन इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर। ये बात हुई एक व्यक्ति की, क्या प्रजनन में एक ही व्यक्ति का भाग लेता है? भाई प्रजनन में लैंगिक विधि में क्या है, अनलैंगिक में तो एक ले सकता है, लैंगिक में क्या एक व्यक्ति की जनन कोशिकाएं लेती है? नहीं, दो व्यक्तियों की लेती है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति होना चाहिए ना, तो ये तो गलत है, कथन सही थोड़ा ही ये सही का पूछा, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका जो डाउट इसमें हो रहा था ना वो गलत है। बाकी ऑप्शंस में सभी गलत दे रखे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ही सही ऑप्शन है, इसमें आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। बाकी दो इंडिविजुअल आपको बता दी, मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर जुड़ना जरूरी है लैंगिक जनन में। तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है, बिल्कुल तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कैम्बियम दे रखा है, लेकिन गड़बड़ कब हो गई? जब कैम्बियम के साथ साथ इन्होंने दे रखा है पार्श्व विभज्युतक। हालांकि ये है रहा आपका एनसीईआरटी का प्रूफ, पार्श्व विभज्युतक, और पार्श्व विभज्युतक को ही इन्होंने कैम्बियम कहा है। कैम्बियम कहो पार्श्व विभज्युतक कहो एक ही बात है, लेकिन ये जो पार्श्व विभज्युतक इन्होंने दे रखा है इसका इंग्लिश गलत है।
जो ये अंडरनीथ मेरिस्टेम है, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं साइंस में। तो इसके स्थान पर पार्श्व विभज्योतक का आप एक्चुअली देखेंगे ना, कैम्बियम में नहीं, लेटरल मेरिस्टेम होता है। ये एनसीईआरटी के प्रूफ है सारे। तो लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम आपका करेक्ट है। तो इंग्लिश में तो आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल मेरिस्टेम है वो कहीं दिया ही नहीं था इन्होंने इंग्लिश में। कैम्बियम एक जगह दिया है, लेकिन हिंदी वालों को तो पार्श्व विभज्योतक दे दिया ना। और पार्श्व विभज्योतक एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशंस है, कैम्बियम और पार्श्व विभज्योतक। और कुछ कैंडिडेट को कैम्बियम का नहीं पता है तो इन्होंने पार्श्व विभज्योतक कर दिया है, इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया। हालांकि हिंदी और इंग्लिश के केस में वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो आप कहेंगे, वो कहेंगे भाई इंग्लिश में तो हमने कहीं दिया ही नहीं था। दो ही एक साथ जब आ जाते हैं ना उस केस में, तो ये इंग्लिश प्रेफरेबल हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। लेकिन आप लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम और ये दोनों ही पार्श्व विभज्योतक भी यहाँ से सही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मेंशंस कर रखा है कि परिधि, तने और मूल की जो परिधि है, मोटाई यहाँ पर बढ़ने के लिए ये जरूरी है। खंडन द्वारा, ये 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का सवाल देखो, ठीक है बच्चों। खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? दो चीजें, एक विखंडन होता है, एक खंडन होता है, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। विखंडन तो फ्यूजन है और खंडन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन आप इन्होंने दिया है, जो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, तो आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है खंडन के बारे में। ये खंडन दे रखा है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण स्पाइरोगोरा समेत विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तो खंडन के लिए सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में होता है ये खंडन, सरल संरचना वाले बहुकोशिक, एक से अधिक कोशिका वाले। तो यहाँ पर केवल सरल काय में संगठित बहुकोशिक जीवों में खंडन होगा, जटिल वालों में नहीं होगा। और बहुकोशिकी में होता है, ध्यान देना। सभी बहुकोशिक में होता है क्या? नहीं होता है। एक कोशिकी में नहीं, बहुकोशिक, केवल एक कोशिक थोड़ी होता है, बहुकोशिकी में भी सरल काय वाला। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है मेरे को? कोई दिक्कत नहीं है, तो करेक्ट आंसर है, आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। काफी कैंडिडेट ने भेजा तो वो सारे सवाल मैं ले रहा हूँ। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? अभी भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल में एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश पूरा ही अलग है। ये 30 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट पे इसका इंग्लिश देखिएगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज। तो डिवाइस जो मेजर, मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापने के लिए, चालक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है, डिवाइस कौन सा है? तो वो तो वोल्ट मीटर है भाई। चालक के सिरों पर विभवांतर वोल्ट मीटर से अपन मेजर करते हैं। लेकिन इन्होंने यहां पर मेजर के स्थान पर क्या कहा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए। भाई क्या प्रदान करना और मेजर करना है की बात है? चालक के सिरों पर अपन को विभवांतर उत्पन्न करना है, तो वहां पर तो अपन बैटरी को काम में लेंगे ना। एनसीईआरटी का प्रूफ बताता हूं भाई, बैटरी काम में लेंगे। अब आप देखते हो, आपका क्लास 10th में है ना इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत विभव और विभवांतर, उस चैप्टर में दे रखा है किसी सेल के भीतर, सेल को, बैटरी को, एक बात है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। तो सेल या बैटरी है, वो टर्मिनलों के बीच में या कंडक्टर के बीच में आप बैटरी लगे तो वो कंडक्टर के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करेगी, वो बैटरी करेगी। यहाँ पर वोल्ट मीटर तो मेजर करता है। तो आप एक तो कहेंगे भाई हिंदी और इंग्लिश में दोनों का अर्थ का ही चेंज हो रहा, बिल्कुल अर्थ बदल रहा है, उस कारण से हमारा इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। और विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी का प्रूफ आप ये एनसीईआरटी का डाल सकते हो। तो ये 30 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का सवाल है। हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही है तो सभी के लिए कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक सवाल देखो, लोक परीक्षा, काफी कैंडिडेट ने सवाल भेज दिया, करंट अफेयर का सवाल है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम कितने का जुर्माना प्रस्तावित है? धोखाधड़ी का संगठित अपराध लिखा है इन्होंने। ये इस शब्द का कुछ मतलब है, मतलब ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चिटिंग। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चिटिंग आप देखेंगे, ये पीआईबी का सोर्स, ऑफिशियल सोर्स है। तो यहां आप देखेंगे तो चिटिंग एंड फॉर द दोज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ द चिटिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ द चिटिंग, मिनिमम फाइन ऑफ 1 करोड़। और इन्होंने भी मिनिमम फाइन ऑफ 1 करोड़, न्यूनतम यहां पर जुर्माने की बात हुई है। 1 करोड़ सही दिया है 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का, बिल्कुल ऑब्जेक्शन योग्य सवाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। भाई छोटे छोटे सवाल क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आपको? एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन होगी, तो यही तो है रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक स्टेज, ये तो सही दे रखा है। एक कोशिका जीवों द्वारा, ये सवाल सभी कैंडिडेट ने भेजा, पता नहीं
ये जो विखंडन वाला खंडन वाला इतना डाउट हो रहे हैं आपको, एक कोशिका जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? 26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एक कोशिक जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अब एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे ना, तो विखंडन दे रखा है। विखंडन, एक कोशिकीय के जीवों में विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो विखंडन में एक कोशिकीय के जीव, क्या विखंडन के अतिरिक्त एक केवल विखंडन में ही एक कोशिकीय के जीव द्वारा जनन की विधि को काम में ली जाती है? नहीं, मुकुलन भी उसमें शामिल है। जैसे अपन यीस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग यानी मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? तो इसके ऑप्शन में यीस्ट हो जाएगा। तो यीस्ट में जब मुकुलन होता है, और यीस्ट आप सभी को पता है एक कोशिकी है, तो मुकुलन से भी एक कोशिका का हो रहा है ना, केवल विखंडन का थोड़ा ही है, केवल विखंडन का थोड़ा ही है। विखंडन लिखते तो बात, लेकिन केवल विखंडन नहीं, मुकुलन भी एक विधि काम में आ रही है जिसके द्वारा भी एक कोशिका जीवों का हो रहा है। तो ये एक थोड़ा विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न करता है 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल। हिंदी इंग्लिश में इसमें कोई इश्यू नहीं है। एक सवाल है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स? तो 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जब प्लाज्मा का आप एनसीईआरटी प्रूफ देखेंगे, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। भाई आग का जब गोला ही है ये, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? प्लाज्मा जब ऑप्शन में दे दिया है, वैसे तो गैस कब होता जब प्लाज्मा न देता, इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ दे देता है, उपरोक्त सभी में ही समान होती है, तो ऐसा कुछ दे देता। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो प्लाज्मा में हो जाएगी। 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आपका ये वाला क्वेश्चन ही इन्होंने इस टाइप से दे दिया। नेक्स्ट और भी काफ़ी क्वेश्चन है हमें। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की बिंदु पर अभिसरित हो रही है। सूर्य किरणें अनंत से आ रही हैं, और कहाँ पर? अनंत से आने वाली, सूर्य से आ रही है और अवतल दर्पण से अनंत से जब आएगी तो मुख्य फोकस पर परावर्तित नहीं होगी, यहाँ से होगी ना। तो मुख्य फोकस है वो आपके अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, इसके सामने 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 30 है। तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? दुगुनी होती है, 60 हो जाएगी। तो ये सी पर 60 है। तो वस्तु को कहाँ पर रखें ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर? सी पर रखेंगे तभी बनेगा ना, तो 60 सेमी सामने रखेंगे। ये क्यों भेजा कैंडिडेट ने पता नहीं। नेक्स्ट ये सवाल देखो आप, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। तो यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट दो, देखिए केवल ये तो सही है भाई, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ही तो मुख्य फोकस होता है। कोई भी आपने मिरर ले लिया, इसमें ये सबसे आगे आपका मुख्य फोकस, ये आपका पोल ध्रुव है, इधर आपका सेंटर कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो इसके बीच में पोल और सी के मध्य सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य ही तो एफ होगा। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, केवल ए वाला इस केस में इन्होंने मान लिया। लेकिन आप कहाँ पर डाउट कर रहे हो? आप इस पे डाउट करो कि ये सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर थोड़े होता है फोकस, यहाँ पर होता है ना पहले। अब आप ये भी सही मान रहे हो, इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती। क्या दर्पण के आकार पर मुख्य फोकस की स्थिति निर्भर करती? नहीं करती, दर्पण की वक्रता पर करती जरूर है। इसका मतलब समझिएगा, दर्पण एक गोलीय, ये देखिएगा इसका ही हिस्सा है मिरर। तो अब आपने मान लेते इस हिस्से में से ये टुकड़ा लिया है, इस हिस्से में से ये इतना सा टुकड़ा लिया है, और फिर आपने इस हिस्से में से एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है तो यही मिरर है, इतना बड़ा ले लिया है आपने फिर दोबारा। तो इन दोनों का फोकस तो वही सेम होगा ना, इतना बड़ा ले लो चाहे इतना ले लो। तो दर्पण का आकार बढ़ने से फोकस थोड़ी बढ़ेगा, उसकी कर्वेचर चेंज हो गई, उसकी कर्वेचर चेंज हो गई ना, जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही ज्यादा उसका मुख्य फोकस होगा कम। तो आकार पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, इसके डाउट में मत रहना, केवल ए आपका करेक्ट है, आपके समझने में गलती हुई है। आप ये पूरा देख सकते हो, छोटा टुकड़ा ले लो और बड़ा टुकड़ा ले लो उसी उसी गोले का, तो छोटे और बड़े में क्या हो गया? उसका वक्रता तो सेम ही है ना, वक्रता कितनी है, कर्वेचर कितना, वही तो डिपेंड करता है। दोस्तों एक बात बताऊं, यदि आप ग्रुप डी को अभी से तैयारी में सोच रहे हो ना, तो साइंस में हमने क्या किया, 900 क्वेश्चंस तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछे गए, 920 क्वेश्चंस उनको अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। इससे पहले एएलपी एसआई जेई का सारा हो चुका काम, 662 क्वेश्चंस है। तो इस पीडीएफ के साथ ये भी ऐड कर देंगे, तो आप अभी ऑफर के साथ ये पीडीएफ ले सकते हो, बाद में फ्री में अपडेट हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो कैसे लेनी देख लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट सारे सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के साथ में हल किया गया है। और इसके साथ ये तो सारे आपके हल किए ही हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप चाहते हो ना 6200 क्वेश्चन टीसीएस के, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में टीसीएस की तैयारी करते हो, जीके के पोर्शन, कला, संस्कृति, जनगणना, पुस्तक लेखक, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये 6200 क्वेश्चन जो केवल 2024 में पूछे गए वो देख सकते हो आप। और करंट अफेयर्स वेरी यूजफुल, आरपीएफ कांस्टेबल जैसे, अभी यहाँ पर करंट अफेयर्स के लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपके 200,
30 क्वेश्चन है। उसके साथ में पहले 450 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वो भी चैप्टर वाइज डाले थे हमने, ALP JEE RPF SI वगैरह के सारे क्वेश्चन करंट के। अभी उसमें ये भी अपडेट करेंगे तो फ्री में अपडेट हो जाएगा, आपने एक बार ले लिए थे। और साइंस NCERT से सारे सवाल है, तो हमने सभी चैप्टर NCERT के पाठ्य पुस्तक के फैक्ट और एग्जाम्पल की डीपली क्वेश्चन प्लस आपको ये पूछे गए सवालों का एक साथ लेनी चाहते ई बुक, ये भी ले सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना, अभी ऑफर चल रहा है। लेनी कैसे है इसे तो आप डेमो वीडियो देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? समानांतर क्रम संयोजन के लिए कथन देखो, जैसे ये सभी कथन में कुल प्रतिरोध और एक इंडिविजुअल प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है। तो जैसे अपन मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक R1 6 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है, तो कुल प्रतिरोध अब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1/R क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 6/6। 1/R 6/6 यानी 1, तो R/1 ये भी 1 हो जाएगा, तो R 1 ओम आ गया। अब इंडिविजुअल आप देखेंगे ना, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, लेकिन अपने पास R सबसे कम आया है, यानी कुल प्रतिरोध छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा। यही तो है, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो ये तो सही दे रखा है और कोई ऑप्शन में विरोधाभास उत्पन्न ही नहीं हो रहा, तो करेक्ट है 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल। अगला सवाल देखो 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का सवाल। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? आवर्धन +2.3। अब कैंडिडेट कंफ्यूज क्या हो रहे हैं? सभी कैंडिडेट ने लगभग यही पढ़ा है कि भाई आवर्धन प्लस किस में होता है। वैसे अवतल में भी होता है, वो एक केस है, केवल वो एक केस है। बाकी आप सभी ने पढ़ा भाई उत्तल में आवर्धन प्लस होता है, उत्तल में आवर्धन प्लस होता है क्योंकि सीधी इमेज बनती है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर वाली डायरेक्शन के सारे अपन प्लस में लेते हैं और इसमें ऊपर ही इमेज बनती है। जहाँ पर बिंब है वहीं पर उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो छोटा बनता है। अब छोटा बनता है तो आवर्धन 1 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? आवर्धन अनुपात होता है ना उनकी हाइट का। प्रतिबिंब की हाइट छोटी और बिंब की हाइट बड़ी है, तो अनुपात क्या 0 पॉइंट में नहीं आएगा? 1 से बड़ा आ सकता है क्या अनुपात? नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने 1 से बड़ा अनुपात दिया है, यानी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बड़ा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो ये तो होगा ही नहीं। +2.3 देते ही आपका ये वाला गलत हो जाता है, लेकिन आप जल्दबाजी में करते हैं ना। अवतल दर्पण का एक केस बनता है जब आपका बिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा, तब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और आवर्धन आभासी बनेगा उस केस में। नहीं तो इसका माइनस में हो जाएगा, नीचे साइड बनता है, लेकिन उस साइड उस डायरेक्शन में ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है, पीछे की साइड। तो ऊपर की साइड बनेगा तो ये सेम प्लस में ही नहीं होगा क्या? दोनों प्लस में होगा, और बड़ा है तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में ये सही हो जाता है। तो थोड़ा आपको समझने की जरूरत थी। अब ये सवाल में डाउट हो रहा है लैंग्वेज में। 27 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का सवाल है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है? अब वैसे देखें ना कि फेफड़ों से आता है भाई, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ पर? हृदय में आता है। हृदय में कहाँ से आता है? कहाँ से क्या? फेफड़ों से तो आता है। फेफड़ों से इन्होंने बोल दिया ना, फेफड़ों से आता है, तो ये तो फेफड़ों से आता है। हृदय में कहाँ से आता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर अपने हार्ट में कहाँ से आता है? आप कहेंगे हार्ट में तो फेफड़ों से आता है। और फेफड़ों में फेफड़ों से कौन लेके आता है? तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर है ना, फुफ्फुसी शिरा लेके आती है, पल्मोनरी वैन लेके आती है, क्योंकि शिरा रक्त को लाने का काम करती है और धमनियाँ हार्ट से रक्त को ले जाती है। तो लाने का काम यहाँ पर भी हो रहा है, लाने का हो रहा है, इसलिए ये वैन है, शिरा है, और फेफड़ों से है तो ये पल्मोनरी है, तो ये फुफ्फुसी शिरा होनी चाहिए। लेकिन जब इंग्लिश में इस सवाल को देखेंगे ना आप, वेयर डज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम इन टू द हार्ट? वेयर डज द ऑक्सीजन रिच ब्लड, कहाँ पर ऑक्सीजन समृद्ध खून, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स यानी लंग से कम इनटू द हार्ट, हार्ट में कहाँ पर कम हो रहा, प्रवेश कर रहा है? हार्ट में कहाँ पर प्रवेश कर रहा? तो हार्ट में तो बाएं आलिंद में आता है शुरुआत में, तो इंग्लिश के केस में तो सही है, लेकिन हिंदी में पूरी लैंग्वेज ही इन्होंने बदल दी है। तो ये यदि हिंदी वाले कैंडिडेट यहाँ से आपत्ति लगा सकते हैं कि भाई हृदय में कहाँ से आता है, कहाँ से यानी कैसे, कहाँ से आ रहा है, आ कहाँ से रहा, किस जगह से वो आ रहा है। तो ये आप एक प्रूफ NCERT क्लास 7th में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें ये पहेली बुझो वाला कंसेप्ट इनका रहता है। तो देखेंगे फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाते हैं, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों से, फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है, ये दे रखा है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है, और यही बात हुई है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है? तो वो आता है फुफ्फुस सिरा से, जो दे रखा है NCERT में।
ये एनसीईआरटी का ही प्रूफ है, क्लास 7th का, ध्यान देना, क्लास 7th का चैप्टर शायद ये परिवहन वाला चैप्टर है, आप 7th में देखेंगे परिवहन वाला, उसमें दे रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। बाकी बहुत जल्द अपन ग्रुप डी के लिए क्लास 6, 7th, 8 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले, तो चैनल से जुड़ जाना और पीडीएफ उसकी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, अब इस सवाल में भी एक्चुअल मिस्टेक कहाँ पर है, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि आप ये काम करेंगे, अवतल दर्पण सबसे पहले बना देंगे, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, तो किसी, ये आपका अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, अब मुख्य फोकस से गुजर रही है तो दो किरणें गुजर सकती है, एक तो ये मुख्य फोकस से गुजर सकती है, सेकंड ये भी, ये वाली मुख्य अक्ष भी मुख्य फोकस से नहीं गुजर रही, क्या गुजर रही, दो किरणें गुजर रही। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाले एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होती है, और ये किरण परावर्तन के बाद ये बोल रहा है कि ऐसे समानांतर नहीं होगी, मुख्य अक्ष के इसके समानांतर नहीं होगी, किरण पर विचार करें तो वह होगी। तो भाई आपने तो अब तक यही पढ़ा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण कोई भी दर्पण हो, ये तो समानांतर हो जाती है, क्यों नहीं होगी, तो वह होगी। तो परावर्तन के बाद वो कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी क्या, कैसे गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से तो पहले गुजर रही है, परावर्तन के बाद सेम उसी डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी, वो तो केवल सी से होती है तो सी में चली जाती, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर तो निकलेगी, लेकिन ये बोल रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर न होने वाली किरण पर विचार करें परावर्तन के बाद, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, इस लैंग्वेज में इंग्लिश वाला सही है। कंसिडर ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से गुजरने वाली एक किरण पर विचार करें एंड नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब मुख्य फोकस से दो किरणें गुजर रही है, मुख्य अक्ष वाली और ये, तो ये बोल रही मुख्य अक्ष वाली नहीं होनी चाहिए, ये इसके समांतर ये वाली नहीं होनी चाहिए, इस किरण की बात अपन नहीं करेंगे, ये बोल रहा है इसके अतिरिक्त केवल यही केस बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद समानांतर हो जाएगी समानांतर, लेकिन इन्होंने ये चीज गलत डाल दी, इनको ये डालना चाहिए किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, जो यहां पर डालता, जो मुख्य अक्ष के समानांतर न हो, परावर्तन के बाद वो हो जाएगी, परावर्तन के बाद वो हो जाएगी, लेकिन इन्होंने कह दिया परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर नहीं होती, तो परावर्तन के बाद वो समानांतरित होती, ये बोल रहा नहीं होती, तो विरोधाभास सवाल में ही दे दिया इन्होंने। तो एक्चुअली हिंदी का पूरा लैंग्वेज ही गड़बड़ है इनका 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारिक है, आर्गन की वजह से कैंडिडेट बोल रहे हैं, और आप सर्च भी देखेंगे गूगल में दे रखा भी कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन, ये तीनों ही आपस में संभारी के आइसोबार है। 26 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का सवाल है, लेकिन ऐसा मेरे को एनसीईआरटी वगैरह कहीं पर भी प्रूफ में मेंशन नहीं मिला पोटेशियम के बारे में। आइसोबार आप क्लास 9th का भी देखेंगे, चौथा चैप्टर, उसमें कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, दोनों का 40 होता है मास, ये तो दोनों ही है आइसोबार। और पोटेशियम का एनसीईआरटी का मेरे को कहीं प्रूफ मिला ही नहीं, ये तो मैंने गूगल से लिया है स्क्रीनशॉट, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे गूगल में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों को आइसोबार कंसिडर किया गया है, इस केस में आपका पोटेशियम भी। तो जिनका गलत है वो लगाने की कर देख लेना, उसमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट उठा के डाल देना उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपके पास कोई गवर्नमेंट साइट का प्रूफ है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट बुक्स है, यूनिवर्सिटी की बुक है, तो आप कमेंट सेक्शन बताना। साबुन के अणु का जल विरोधी सिरा और जल रागी सिरा होता है, इस सवाल में भी क्या हम मिस्टेक है बताऊं, हिंदी इंग्लिश में ज्यादातर सवालों के मिस्टेक ही हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन में, हिंदी इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पर ऑप्शन में ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये अमल दे दिया इन्होंने, पता नहीं अमल इनको नहीं देना चाहिए, अमल के साथ स्थान पर जल देना चाहिए इनको। हाँ इंग्लिश में सही दिया है, इस इंग्लिश में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, जल विरागी सिरा जैसे आप बोलते हो, जल विरागी सिरा किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ, तो ये भी इन्होंने दे रखा है ना, हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी हाइड्रोकार्बन, तो यही हाइड्रोकार्बन है। और जल रागी सिरा जल में विले एक सिरे को, तो जल रागी सिरा जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो तो जल में ही विले होगा, इंटेक्ट विथ वाटर है, एसिड दे ही नहीं रखा है, वाटर दे रखा है, इंटेक्ट विथ वाटर दे रखा है, तो ये तो सही दे रखा है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर अम्ल के स्थान पर जल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आप इस क्वेश्चन पे डालिएगा आपत्ति और ये प्रूफ डालिएगा, आपका ये डिलीट होना चाहिए, क्योंकि सवाल है भाई ट्रांसलेट ही आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, उसके इसमें क्या करें कैंडिडेट। 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का ये सवाल देखो, 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का ये सवाल देखो,
उन सही समीकरण या समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। अब कैंडिडेट गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि वो समीकरणों को सही मान रहे हैं, वो समीकरणों को सही मान रहे हैं। एक्चुअल में समीकरण सही कौन सा है? ये गति का पहला समीकरण देखेंगे, v बराबर u प्लस 80, या फिर इसे v माइनस यू बराबर 80 कह सकते हो ना। ये गति का पहला समीकरण है। इसमें आपका पूछा है ना वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग, ये अंतिम वेग और आरंभिक वेग दोनों का दे रखा समीकरण। अब ये कोई समीकरण अस्तित्व तो रहता है क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो आपने सुना है, लेकिन s बराबर यू टी प्लस 2 a t स्क्वायर कहीं है? ये समीकरण ही गलत है। तो आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे? इसको कैसे कंसिडर करेंगे? वैसे इसमें प्रारंभिक वेग ही नहीं है। इसमें भी देखो v बराबर u प्लस आप, अब इसको आप देखेंगे ना, v बराबर u प्लस हाफ 80, इस समीकरण को आप सही करो, v माइनस यू बराबर हाफ 80, ऐसा कहीं पर है क्या? v माइनस यू बराबर तो केवल 80 होना चाहिए, ये सही समीकरण, ये समीकरण ही गलत है। अब जब समीकरण गलत है तो आप कैसे दो समीकरणों को ले सकते हो? अब कैंडिडेट बोल रहा है इसमें भी v है इसमें भी u है, लेकिन समीकरण तो सही समीकरण दो आप, तो उस केस में तो सही हो जाएगा, केवल सी गड़बड़ी नहीं है इसमें। तो आप किस एंगल से सोच रहे हो? ये सवाल है ना, सबसे अधिक कोई सवाल भेजा गया है ना गलती के केस में, वो यही भेजा गया है। और इसमें गलती भी हिंदी और इंग्लिश वर्जन वाली है। इंग्लिश वालों को कोई इश्यू नहीं है इसमें। देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट में तो गड़बड़ी आप नहीं कर रही है। जैसे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, सही स्टेटमेंट है, 3 नंबर वाला सही है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाली यूवी विकिरणों का एक उत्पादन है। तो ऑक्सीजन के साथ में यूवी क्रिया करेगी तो एक ऑक्सीजन अलग हो गए, ओ के साथ जोड़ेगी तो O3 बनेगा, ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है। यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। अरे भाई यूवी तो हानिकारक है, ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 करेक्ट होना चाहिए। 2 और 3 नहीं, ये बोल रहा है 1 और 3, एक कैसे करेक्ट है? अब हिंदी वाले सीधा ही देखेंगे एनसीईआरटी प्रूफ, ये देखो भाई हानिकारक दे रखा है ना, कि कहाँ पर दे रखा है, ये देखो यहाँ, ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और एक साइड ये यहाँ पर आप हिंदी वालों में मान रहे हो केवल 1 और 3, और केवल 1 तो बिल्कुल गलत दे रखा है, यूवी विकिरण हानिकारक नहीं है, थोड़ा ही है कथन सही, थोड़ा ही है। तो ये आप सही कैसे मान रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उस केस में आप प्रूफ डालिए, लेकिन इंग्लिश वाले कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इंग्लिश में केवल 2 और 3 दे रखा है। एक, क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 वाला ऑप्शन था, 2 और 3 वाले में इन्होंने 1 और 3 कर दिया, यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए, तो ये भाई बोनस मिलेगा। भाई आपको देखने में भी यही दिख रहा है 1 और 3, तो आप हिंदी इंग्लिश क्यों ट्रांसलेट? एक का तो इंग्लिश में भी एक, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में तो एक ही रहना चाहिए, आप क्यों देखेंगे इंग्लिश का? स्क्रीन पर दोनों लैंग्वेज थोड़ी शो होती है, तो ये तो होना चाहिए बिल्कुल। ऑब्जेक्शन 29 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का ये प्रूफ डालेगा, बिल्कुल ये वाला प्रूफ डालिए आप, एनसीईआरटी वाला प्रूफ डालिए, जो अपना पर्यावरण वाला चैप्टर है क्लास 10th का, वो देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना है? अमन शेरावत बना, लेकिन वो पेरिस ओलंपिक में जीता है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में नहीं जीता है। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर भी बात पेरिस पैरा ओलंपिक ही कर रहे हैं। तो सवाल में कैंडिडेट को कंफ्यूज कर दिया, सवाल ही गलत यहाँ पर हो गया एक तरीके से। पेरिस पैरा ओलंपिक में अमन शेरावत ने जीता ही नहीं है, पेरिस ओलंपिक में जीता है। आप गवर्नमेंट साइट वगैरह उठाकर सभी को प्रूफ डाल देना, प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ पहलवान अमन शेरावत को बधाई दी। तो यहाँ पर 57 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक में जीता था इन्होंने, पैरा ओलंपिक में नहीं जीता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है सवाल में। अगला सवाल देखो, किसी पदार्थ की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवर्तन के कारण होती है? अब कैंडिडेट गुरुत्वानुवर्तन ये सोच रहे हैं भाई कि गुरुत्वानुवर्तन तो नीचे की साइड में, लेकिन अधोगामी में भी ये गुरुत्वानुवर्तन कैसे हो जाएगा? तो प्रकाशानुवर्तन वो देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऊपरी और अधो दोनों में गुरुत्वानुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन तो ऊपरी में है, रसायनुवर्तन तो ये पादप का उपराकरण वाले कंसेप्ट लागू होता है कि किस प्रकार वर्तिकाग्र से नीचे अंडाशय में चला जाता है रस के द्वारा, ये अलग चीज़ है। और जलानुवर्तन है, ये जड़ों में होता है, लेकिन ऊपरीगामी गति के लिए, जड़ों की वृद्धि के लिए जलानुवर्तन खींचता है तो जड़ें बढ़ती जाती हैं। तो ऊपरीगामी भी साथ में, तो ये दोनों गुरुत्वानुवर्तन एनसीईआरटी का प्रूफ भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे ना, नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर क्लास 7th का शायद 7वां चैप्टर है, कि ये प्रहो तथा जड़ में क्रमश ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्व के खिंचाव के अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वानुवर्तन है। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन है, निस्संदेह, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका गुरुत्वानुवर्तन ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया? 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का है।
जे थॉमसन नहीं किया ही नहीं कोई मॉडल, रदरफोर्ड ने, दिमित्री मेंडलीव ने, ये तो प्लम पुडिंग था इनका। तो नील्स बोर का यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर कैंडिडेट कैसे डाउट कर रहे हैं? नील्स बोर का आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डिस्टिंक्ट इन्होंने बात की है अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम्स रदरफोर्ड के खिलाफ, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनका ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। तो ये तो इसमें कैसे कैंडिडेट मेरे को पता नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? 20 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का है। अब कैंडिडेट यहाँ पर कंसेप्ट नहीं समझा कैंडिडेट ने। एनसीईआरटी में मैंने आपको समझाया था अच्छे वे से। वाष्पोत्सर्जन क्या काम करता है? वाष्पोत्सर्जन, अब पत्तियों से होगा वाष्पोत्सर्जन। अब पत्तियों से क्या हो रहा है? वाष्प उत्सर्जन होता है। तो उसमें क्या होगा? पानी निकलेगा। पानी निकलेगा तो खिंचाव तो आएगा ना, खिंचाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेंथ, खिंचाव उत्पन्न होगा तो वो पानी खींचेगा नहीं नीचे से पत्तियां पानी खींचेगी तो ऊपर की साइड में पानी नहीं आएगा, तो वाष्पोत्सर्जन है ना। तो फिर जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता कौन करता? वाष्पोत्सर्जन। पानी कमी होगी तभी खींचा होगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल मेंशन है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें मिले खनिज लवण को ऊपरी मुखी गति में सहायक हैं। तो वाष्पोत्सर्जन दे रखा है ना, तो फिर क्या डाउट है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? ये शिफ्ट मेंशन नहीं की गया इसमें, ये देख लेना आप कौन सी शिफ्ट में है, ये सवाल था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? तो ऊंचाई में वृद्धि। अब एनसीईआरटी का क्लास 8th का मैं देखता हूँ चैप्टर, तो यहाँ पर वो देखने को मिलता है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, ये किशोरावस्था वाला ही चैप्टर है। क्लास 8th में किशोरावस्था की ओर वाला चैप्टर है, और उसके किशोरावस्था में यौनारंभ का जो प्रारंभ होता है उसमें लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है, लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है, ये प्रारंभिक है। गौण लैंगिक लक्षण आप देखते हो ना, बाकी सभी ये गौण लैंगिक है। गौण लैंगिक का मतलब है जैसे बाकी लक्षणों में सभी में मेल और फीमेल दोनों में होंगे, गौण लैंगिक में जैसे कि मेल की दाढ़ी मूछें आएगी, फीमेल की थोड़ी आएगी, और फीमेल में चेस्ट का साइज बढ़ेगा, ये दोनों में अलग अलग है ना, गौण लैंगिक हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। कौन सा विशिष्ट नहीं? स्पेसिफिक किशोरावस्था। क्या किशोरावस्था ऊंचाई में वृद्धि नहीं होती? विशिष्ट तो है। मैक्सिमम ऊंचाई में वृद्धि किशोरावस्था में ही हो जाती है, बाकी में होती है लेकिन बहुत कम होती है। 75% प्लस यहाँ पर किशोरावस्था में हो जाती है। पैरों और बाहों पर विरल बाल, अब ज्यादातर कैंडिडेट यही मान रहे सही, और बाकी ये सभी किशोरावस्था के लक्षण आप देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसमें युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगा, लड़कों के चेहरों में दाढ़ी मुंह से आना, ये सभी लड़कियों को पहचानने में सहायता, लड़के लड़कियों को अलग करने में गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी लक्षण है। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, तो ये सभी स्पेसिफिक किशोरावस्था के ही लक्षण हैं। तो ये सवाल थोड़ा डाउटफुल होता है। ऊंचाई में वृद्धि तो किशोरावस्था का एक विशिष्ट लक्षण है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, आप लगा सकते हो। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ये सभी सवाल आप समझे नहीं है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण, इन ऑप्शन में एक के अलावा सभी में संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। एक कोशिका से बना है, तो ये क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है, जीवाणु एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय है। तो एक के अलावा, राइजोपस के अलावा इन तीनों में एक कोशिकीय है तो संपूर्ण जीव बनाई जाएगी। एक कोशिकीय है तो राइजोपस थोड़ा ही एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय कैसे बनेगी? तो एक के अलावा आप पढ़ा ना, तो यही तो सही है, कैसे डाउट कर रहे हो आप? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? कुछ कैंडिडेट इसको एल से भी कनेक्ट कर रहे हैं, और एल भी के तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो इसका आंसर मैंगनीज करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी वो जल में कन्वर्ट हो जाता है। गैस तो बनती है लेकिन H2O के साथ में वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो यहाँ पर MN ही करेक्ट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार क्लासिकल शतरंज में 2800 ईलो रेटिंग बैरियर को पार करने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी। तो ये तो पता नहीं 10 कैंडिडेट ने इस बार भेज दिया, एक्चुअली इसका अर्जुन एरिगेसी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन कर रखा है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन में करते हैं, इसलिए हाइड्रा का उदाहरण आपको हाइड्रा का उदाहरण आपको पुनर्जनन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उदाहरण तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों में टुकड़े में कट जाता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रा में पुनर्जनन युक्त क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग होता है, तो मुकुलन और ये हाइड्रा में ही और कहीं पर भी नहीं है।
जिसमें पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन के लिए। आप हाइड्रा और ईस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो। ईस्ट में थोड़ी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका है, पुनर्जनन की तो हाइड्रा में है, इसलिए हाइड्रा का उदाहरण आपको दोनों में मिल रहा है, पुनर्जनन में भी। तो यहाँ पर ये सवाल तो कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई अभिक्रियाओं में कौन से पदार्थ ठोस रूप में। अब ठोस रूप पे इसमें कैंडिडेट ने एक सवाल भेज दिया, ये ऑक्सीजन बेरियम सल्फेट बनेगा तो ये ठोस नहीं होगा क्या? एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है। केवल इस अभिक्रिया में एक्वस एक्वस सॉलिड तो एक ही है ना, बेरियम सल्फेट, क्या दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच के संदर्भ में सही है? अब पीएच के संदर्भ, अब कैंडिडेट्स इसको काफी सवाल भेज दिया, काफी कैंडिडेट ने भेज दिया, आप समझ ही नहीं रहे हो। पीएच के मान के संदर्भ में सही है, यानी सही पीएच का मान, सही ऑप्शन ढूंढना आपको। मनुष्य में दांतों की सड़न मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तब होता है, ये सही थोड़ा ही है। ये पीएच ज्यादा बता रहा, पीएच मोर देन 5.5 होती है तब क्या दांतों में सड़न होता है? नहीं, कम होना चाहिए यहाँ पर, तो ये तो गलत है। और आपको सही का पूछा, ये थोड़ा ही करेंगे आप सही। मानव शरीर का पीएच, देखिए मानव शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में होता है ना, अपने खून का पीएच 7.2 के तकरीबन होता है, तो ये तो एक तरीके से सही दे रखा है। अम्लीय वर्षा, वर्षा जल का पीएच 8 से ज्यादा होगा तभी अम्लीय वर्षा होगी क्या? नहीं, 7 से कम होगा अम्लीय वर्षा तभी तो हो पाएगी भाई, कम से कम उदासीनता कम होगा, अम्लीय माध्यम में होगी तभी तो अम्लीय वर्षा होगी। तो केवल आपको एक ही करेक्ट दिख रहा है, बी वाला। तो इसमें क्या डाउट हो रहा है, आप देख सकते हो ये सारा कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा, ये तो डाउट है ही नहीं इसमें तो कुछ सवाल में। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? अब कैंडिडेट सीधा ही ता को पढ़ा ही नहीं, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इतना ही पढ़ा। उनको पता है प्रतिरोधकता ये होती है रो, ये क्या आर एल ए के संबंध में इसका कोई मतलब है? नहीं है। प्रतिरोधकता आपने पढ़ा होगा, ये पदार्थ का गुण है, एक पदार्थ की। कोई भी चालक आप क्षेत्रफल कितना ही कर रहे हो, चालक तो वही है ना, उसी पदार्थ से बना हुआ ना, तो एक पदार्थ की प्रतिरोधकता तो वही रहेगी ना, उसकी क्षमता कैपेसिटी तो उस पदार्थ पर डिपेंड, आपने पदार्थ ही चेंज कर दिया तब उसकी प्रतिरोधकता बदलेगी, तो एक समान ही तो रहेगी। तो यहाँ पर डाउट आपका हो रहा है कि आपने प्रतिरोध को प्रतिरोधकता समझ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन दर्शाता? बहुविखंडन प्लाज्मोडियम ही दर्शाता है, ये कोई डाउटफुल वाला सवाल ही नहीं, लेकिन आपने भेजा तो बता दिया। अब ये सवाल काफी कैंडिडेट ने भेजा क्योंकि कैंडिडेट ने इसको सही से समझा नहीं। समझा कैसे नहीं है मैं बताता हूं। निम्नलिखित में से कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाले वायरल संक्रमण है? अब कैंडिडेट वायरल को वायरस नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली। वायरल यानी वायरस से होने वाला रोग है, और वायरस से होने वाले रोग में तो HIV और रेट्स ही आएंगे। HIV और मत्स्य सेम सवाल ALP या जेई में आया था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर भी HIV और रेट्स करेक्ट है, केवल ए और बी करेक्ट है। सुजाक और सिफिलिस, कैंडिडेट क्या सोच रहे हैं यौन से होने वाले, तो ये सारे हैं भाई यौन से, तो C और D भी, ये सभी यौन संक्रमित रोग, ये भी कैंडिडेट ने समझ लिया। बाकी HIV और रेट्स, अब कैंडिडेट पता है मत्स्य कब से होने और गए यौन संपर्क के माध्यम मत्स्य। अब यहाँ पर कैंडिडेट ने ये दिमाग ही नहीं, भाई मत्स्य तो कभी उन्होंने देखा नहीं है, तो A और B, वो B को देख ही नहीं रहे, D वाले में जा ही नहीं रहे, फिर वो C और D में चले गए। लेकिन वायरल की बात हुई है, C और D तो ये वायरल थोड़े ही है, आपको बताता हूँ NCERT प्रूफ। ये देखो भाई मज्जा तथा HIV एड्स शामिल है, ये सभी जीवाणु जनित गोनेरिया और सिफिलिस। अब ये जीवाणु जनित है, गोनेरिया सिफिलिस तो जीवाणु है, और वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा HIV एड्स, वायरस से मस्सा और HIV एड्स है। तो वही तो आपको पूछा, वायरल का मतलब वायरस ही तो है। यहां से आपका डाउट ये क्लियर करो। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? लैंगिक परिपक्वता का संकेत, अब तेलीय त्वचा, फीमेल में तेलीय त्वचा, रजोधर्म, स्तनों के आकार में वृद्धि, ये तो महिलाओं का है लैंगिक परिपक्वता। लेकिन जो आवाज फटती है ना, आवाज आप NCERT में क्लास 8 तक किशोरावस्था की ओर देखेंगे, आवाज भर्राना, फट जाना, वो सभी मेल कैंडिडेट के हैं। मेल कैंडिडेट की आवाज में ज्यादा परिवर्तन होता है, फीमेल का नहीं होता है। आवाज का फटना फीमेल में थोड़ी होती है, मेल की आवाज भर्राती है? क्योंकि अपना एडम्स एप्पल बढ़ जाता है, फीमेल का नहीं बढ़ता है। गला आप देखेंगे तो बाहर की साइड आया हुआ अपन को दिखेगा जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फीमेल में इतना नहीं है। तो मेल कैंडिडेट में ही वो आवाज़ फटेगी, फीमेल में थोड़ी है। तो ये कैसे आप, और नहीं का ही तो पूछा आपको। एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? अब ध्यान दो, अधिक जल सांद्रता, जल क्या होता है आपको पता है? विलायक होता है। अब जब आप परासरण देखेंगे तो विलायक के कण उसमें उल्टा होता है, विलयन। विलयन होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करेगा। निम्न सांद्रता वाला विलयन उच्च सांद्रता वाले विलयन में जाएगा तब विसरण होगा। लेकिन निम्न सांद्रता जब विलयन की होगी उस केस में विलायक की सांद्रता उच्च होगी, विलायक ज्यादा होगा। ये ध्यान देना, विलयन की सांद्रता है ना
कम है, इसका मतलब वहाँ पर पानी विलायक ज़्यादा है ना, विलय कम है, तभी सांद्रता ओवरऑल विलयन की कम हो गई। इसको पूरे अच्छे से समझाया गया था मैंने जब आपको सेल वाला चैप्टर कवर किया था, पहला ही चैप्टर 80,000 व्यूज़ आए थे, लेकिन इसमें भी आप गलती कर दी। तो अधिक जल सांद्रता, जल ज़्यादा है तो विलायक की ज़्यादा है, तो ज़्यादा जल से वो कम जल की ओर जाएगा ना, कम जल किस में है, ज़्यादा जल इसमें है, तो पादप कोशिका कम है तो उसको नहीं फुला देगा, उसके अंदर जाएगा, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। एनसीईआरटी में पूरा ये आप समझने की कोशिश करो, विलयन और विलायक को आप एक ही समझ रहे हो। विलयन निम्न होता ना, विलयन उच्च सांद्रता होती तब वो उल्टा हो जाता, फूलती नहीं, लेकिन विलायक उच्च है उसमें। ये सवाल देखो, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में कट या टूट जाता है, इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये पुनर्जनन में स्पेशली मेंशन कर रखा है, किसी कारणवश जीव छत विकसित हो जाए तथा कुछ टुकड़ों में टूट जाए तो इनके अनेक टुकड़े वृद्धि कर जीवों में विकसित हो जाते हैं। ये तो इसके बारे में सही है, कोई दिक्कत नहीं। विखंडन अलग चीज़ है, पुनर्जनन अलग चीज़ है। विखंडन में तो बाइनरी फ्यूजन वगैरह, बहुविखंडन, वो चीज़ें आती हैं, और ये ऑलरेडी अपन शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं सवाल, ठीक है। और संपीड़ित ये भी अपन कर चुके हैं डिस्कस, ये भी कर चुके, तो ये सारे सवाल अपने डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। कोई रह गया तो एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ सभी को एक साथ। लगभग 50 के आसपास अपने टोटल क्वेश्चंस थे। अब इसमें भी कुछ आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपने इस सवाल को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपका कितना स्कोर आ रहा है, हमने फिटर ट्रेड की, टेक्नीशियन ग्रेड थर की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, इन सभी की आपको कट ऑफ है वो रैंक गुरुजी डाटा के माध्यम से बताई है। तो लगभग यहाँ पर सारे ये आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सारे सवाल हो गए, और जो डाउटफुल सवाल था वो बता दिया, और मैक्सिमम सवाल में मिस्टेक आ रही है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आ रही है। कुछ में हिंदी का बिल्कुल गलत हो जा रहा है और कुछ में आप समझने की गलती कर रहे हो, तो वो सारे आपको बता दिए। आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी शिफ्ट वाला जो कैंडिडेट है जिस शिफ्ट से एग्जाम दिया है उसका यदि वो गलत है तो वो ऑब्जेक्शन वहाँ पर रेज कर सकता है, अलग ऑप्शन रेज करना चाहेगा। तो वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो देख लेना। और टेक्स्ट बुक वगैरह से आप न्यू पास ले रहे हो या फिर रिन्यू करा रहे हो तो टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।